ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आज का सेशन जो इसके हवाले से मैंने अनाउंसमेंट में शेयर किया था कि इसमें फार्मेसी एक्ट 1967 के हवाले से जितनी आपकी क्वेरीज हैं उसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा उसका जिसे हम कहते हैं ना मैसेज बिटवीन द लाइन, वो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इसे आज हम कंक्लूड कर लें फार्मेसी एक्ट को। फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो फिर बाद में कभी हम इसे देखेंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज हम इसका डिस्कशन कंक्लूड करें ताकि नेक्स्ट टाइम फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस या कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट में से किसी एक चीज़ को स्टार्ट कर दें। तो अगर आप लोगों में से कोई मुझे रिकॉल करा दे कि लास्ट टाइम हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, और उसके बाद मेरा ख्याल है शायद एक या दो ही वीडियो मैंने शेयर की हैं, चीज़ें बाकी क्या हैं या किन एस्पेक्ट के हवाले से कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को जहन में रखें, वो ये है कि इस एक्ट को पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इन पाकिस्तान, ठीक है, स्पेसिफिकली इन सिंध। सेकंड, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, लाइक आप कंसल्टेंट है, आपको फार्मेसी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना है, तो क्या तरीक़ेकार होगा वो आपको पता होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल का रोल क्या है प्रोविंस में और सेंट्रल में, फंक्शंस क्या हैं। ये 3 से 4 चीज़ें ज़रूरी तौर पर आपको पता होनी चाहिए। इन्हें ज़हन में रखिएगा। इस वक़्त अगर आपके पास इन 3 से 4 सवालों का जवाब है, तो इसका मतलब है कि आपने फार्मेसी एक तरीके से पढ़ ली। इसके बाद पढ़ने के बाद जो चीज़ शुरू होती है, वो ये होती है कि इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। 1967 का बना हुआ है, अगर अब आपसे कोई पूछे कि इसमें इम्प्रूवमेंट किस तरीके से आ सकती है या आपकी क्या सजेशन होगी, तो वो इसके बाद का लेवल है। वो लेवल उस वक़्त शुरू होगा जब आप इसको 100% समझ चुके होंगे। अभी तक जो हमारा डिस्कशन था, हमने ये पॉइंट आउट किया है कि इसमें पेनल्टीज़ नहीं है। पेनल्टीज़ नहीं है, एक ये चीज़, और दूसरा शायद नॉमिनेटेड मेंबर्स ज़्यादा हैं, या नॉमिनेटेड मेंबर्स के हवाले से अगर आप देखें तो उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन स्पेसिफ़ाई नहीं की है। हो सकता है बाय लॉ में हो, लेकिन बाय लॉ जो वेबसाइट पे एटलीस्ट मौजूद है, उसमें ये चीज़ स्पेसिफ़ाई नहीं की गई। ठीक है, बाकी और जो कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगी या इम्प्रूवमेंट होगी, वो डिस्कशन के साथ हम ले जाएँगे। अच्छा, काइंडली ज़रा मुझे रिकॉल कर दें कि कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे और क्या चीज़ है हमें डिस्कस करनी थी? सर प्रोविंशियल काउंसिल के फंक्शन किया था हमने। ठीक है, वो डिस्कस कर लिया था। रजिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया था। मेरा ख्याल है कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हमने बात कर ली थी कि किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। यस सर, कोर्सेज की बात कर ली थी। कोर्सेज सर की बात हो फंक्शंस गई थी। आपने कहा था कि आप लोग घर में देख लीजिएगा। हाँ, वही मैंने कहा था कि इसको ज़रा सा आप लोग देखिएगा। उसके बाद इवनिंग के साथ जी सर। सेशन भी किया था, उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी, वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। जी सर। ठीक है, बहरहाल देखिए, मेरा ख्याल है सेक्शन 23 प्रोविंशियल काउंसिल को डिस्कस, जब फंक्शन हम डिस्कस कर लेंगे, देन कम्स सेक्शन 24 प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी। ये अब आप लोग को क्लियर है। रजिस्टर ए में किसकी रजिस्ट्रेशन होगी वैसे? रजिस्टर ए में किसकी रजिस्ट्रेशन होगी? क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सर फार्मेसी की डिग्री फार्मेसी डिग्री कहाँ से और होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से प्रोविंशियल काउंसिल सेंट्रल काउंसिल रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है। अच्छा, ये अप्रेंटिस किसे कहते हैं? अप्रेंटिस क्या चीज़ होती है? सर ट्रेनिंग को कहते हैं। ट्रेनिंग। अच्छा। अच्छा, स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा, ये स्क्रीन पर जाके पर पर्टिकुलर्स आ रहे हैं, ये फॉर्म्स में मौजूद होंगी, ये फील्ड्स। फॉर्म में बिल्कुल भूल गया था वो एक वीडियो बनाना, ये अब बनाई थी, उसमें मैंने फॉर्म और सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ें मुझे ऐड करनी है। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, नहीं हुआ तो उसकी सॉफ्ट कॉपी ही मैं शेयर कर लूँगा। बहरहाल मुझे ये बताएं, ये फॉर्म पे पर्टिकुलर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लेस ऑफ बर्थ का आप क्या एविडेंस देंगे? क्या एविडेंस होगा प्लेस ऑफ बर्थ का? सर वो बे फॉर्म या वो बे फॉर्म? डोमिसाइल। सर नहीं, बर्थ डोमिसाइल नहीं। सर्टिफिकेट आपके बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट होगा। नहीं, बे फॉर्म नहीं होगा। बे फॉर्म असल में जो एविडेंस होता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, और वो बेसिस होता है फैमिली ट्री के लिए कि आपकी फैमिली में कौन लोग शामिल हैं।
बी फॉर्म का वो पर्पज है। प्लेस ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज्यादा बेहतर डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि डोमिसाइल की बात करेंगे ना, वो रेजिडेंस आपको बता रहे हैं, वो प्लेस ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहा। अच्छा, इसी ऑलराइट सर। तरीके, ठीक है, इसी तरीके से मुझे प्रोफेशनल एड्रेस का बताएं, प्रोफेशनल एड्रेस के लिए क्या रिलायबल डॉक्यूमेंट होगा? सर अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, अच्छा, अपॉइंटमेंट लेटर तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया बट यू डिडंट ज्वाइन, आपने रिफ्यूज कर दिया। जी सर। अपॉइंटमेंट लेटर के अलावा क्या हो सकता है? अपॉइंटमेंट लेटर के अलावा एक एम्प्लॉयमेंट आईडी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप एक लेटर लेकर आए अपने एम्प्लॉयर से कि हाँ मैं करंटली यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये एविडेंस होगा। अपॉइंटमेंट लेटर किसी हद तक मान लिया जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर अगर पुराना है ना, 1-2 साल पुराना है, तो क्या एविडेंस है कि आप आज भी इस जगह काम कर रहे हैं? अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो फिर आपको सैलरी सर्टिफिकेट नहीं तो कम से कम सैलरी स्लिप शो करनी पड़ेगी, देखें लास्ट मंथ की सैलरी आई है, इसका मतलब आई एम स्टिल इन एम्प्लॉयमेंट विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो एडिशनल चीजें होंगी, एक आध लेटर आप दे दें, आईडी कार्ड होगा, इस तरह की चीज हो जाएगी। क्वालिफिकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट दरकार होगा आपको? क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मेसी का एविडेंस क्या होगा? सर डिग्री। सर डिग्री। ठीक है, डिग्री, डिग्री होगी। अच्छा, सेक्शन 25 की मेरा ख्याल क्लियर है, इसमें कोई सच कंफ्यूजन नहीं है। 26 के हवाले से जो प्रोसीजर किसी एक वीडियो में ब्रीफली बता दिया, ब्रीफली इसको बता दिया था। जी आप में सर। से कोई रिकॉल कर सकता है इसे, ताकि उसी में किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो भी कर लें। प्रोसीजर को जरा सा रिकॉल कर लें आप लोग ब्रीफली, सही गलत की बात नहीं कर रहे, सच ये बता दें कि पास आउट होने के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल, क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? और मैं सिंध की बात कर रहा हूँ अभी। कोई भी एक आप में से रिकॉल कर दे प्लीज। आई एम श्योर कि मेरी आवाज आ रही होगी। सर इसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब आप एप्लीकेशन लें और 60 डेज के अंदर वो आपको अपील मतलब आपकी अपील को अग्री करेंगे, और इसकी फीस होगी रजिस्ट्रेशन की जो भी आपको यूनिवर्सिटी से दी गई होगी, और वो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में देनी होगी, फिर वो आपको डिग्री अप्लाई कर देंगे। नहीं देखें, ये तो आप इसमें से कुछ चीज़ें देखिए बता रही हैं जो ठीक है, आप सही बता रही हैं। मैं असल में जानना चाह रहा हूँ, अभी कम से कम 4 से 5 वीडियोस अपलोड हुई है लास्ट वीक में, इंक्लूडिंग इंटरेक्टिव सेशन, जिससे मुझे अच्छी तरीके से याद है कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ब्रीफली डिस्कस किया है, इवन टाइटल पे भी मैंने लिखा हुआ है। तो क्या वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने? बस सिर्फ ये मुझे जानना है। सर मैंने लास्ट सेशन से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है। नहीं, उसके बाद की हैं कुछ वीडियोस डाली हैं, और उन वीडियो में इवन टाइटल में भी मैंने लिखा है, एलएमएस पर भी मौजूद है। जी सर। ठीक है, कोई और तरीका इसका देख लेते हैं, लर्निंग तो करानी है। ठीक है, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करता हूँ। ऑलराइट सर। पास आउट होने के बाद, आप पास आउट होने का एविडेंस क्या है आपके पास? आपके पास एविडेंस है डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वालिफिकेशन के हवाले से आपसे एविडेंस पूछे थे कि व्हाट शुड बी द एविडेंस, तो आप लोगों ने कहा था कि डिग्री आपका एविडेंस होगी। जिस दिन आपको डिग्री मिले, डिग्री मिलने के बाद इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फ्रॉम द सिंध फार्मेसी काउंसिल, आप सिंध फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस जाएंगे। वो ऑफिस अभी मौजूद है स्टेट लाइफ बिल्डिंग 8, सदर में जैनब मार्केट देखी होगी आप सब लोगों ने, कम से कम नाम से वाकिफ होंगे। ठीक है, जी सर। जैनब मार्केट के बिल्कुल सामने स्टेट लाइफ बिल्डिंग है। थोड़ा सा फोटो मेमोरी को देखिएगा, रिकॉल कीजिएगा तो स्टेट लाइफ बिल्डिंग याद आ जाएगी। स्टेट लाइफ बिल्डिंग में फ्लोर नंबर 8 पे सिंध फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस है। आप वहां जाएंगे, वहां से फॉर्म कलेक्ट करेंगे, डिटेल पूछेंगे कि क्या डिटेल है फीस की और डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वही होगी जो कि अभी हमने पर्टिकुलर्स को देखते हुए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाई है, वीडियो मौजूद है इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद फिर आपको सिर्फ ये करना है कि आप जितना पे ऑर्डर है पे ऑर्डर बनाएं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो दी गई है
उन्हें जमा करें, अटेस्ट कराएं और सबमिट करा दें। एक और चीज़ ये हो सकती है कि अब आपने डिग्री की कॉपी तो दे दी है, हाउ डू दे नो दे कि आपकी डिग्री वेरीफाइड है, लेजिटिमेट है, तो वो आपकी डिग्री को वेरीफाई कराएंगे। तो उसमें दो तरीके, या तो वो खुद भेजेंगे जिसमें टाइम लगता है, दूसरा ये होता है कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आप अपनी डिग्री वेरीफाई करा के सील एनवेलप में ले आना। आमतौर पर लोग यही करते हैं कि टाइम सेव होता है, तो हमदर्द में लोग यही करते हैं कि वहाँ से सील एनवेलप में लेते हैं, सील एनवेलप लाके कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को देते हैं, यहाँ फी पे करते हैं वेरीफाइड डिग्री की, और डिग्री वेरिफिकेशन के बाद सील एनवेलप में मिलती है, क्योंकि रिक्वेस्ट फार्मेसी काउंसिल की तरफ से सील एनवेलप में आई होती है, तो कंट्रोल एग्जामिनेशन सील एनवेलप में ही वेरीफाइड डिग्री देंगे और आप सिर्फ उसे वहाँ सबमिट करा दें वेरीफाइड डिग्री को लेकर। जब तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए फार्मेसी काउंसिल में, एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो गया, तमाम डॉक्यूमेंट्स हो गए, पे ऑर्डर हो गया, उसके बाद नाउ यू जस्ट हैव टू वेट। अब अगर आप के किसी डॉक्यूमेंट पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, अब बस आप मालूम करते हैं कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मुझे मिलेगा। आमतौर पर थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त नहीं पता कि कितना टाइम लग रहा है। जब मैंने रिन्यूअल कराया था मुझे 6 महीने से ज़्यादा लगा था। ठीक है, तो सिर्फ ये नॉर्मल तरीका है, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आती है, अब डॉक्यूमेंट में थोड़ा हिच होती है, मतलब नाम की स्पेलिंग में कोई फ़र्क है, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में, एनआईसी में नाम में फ़र्क है, मैट्रिक सर्टिफिकेट में कुछ और नाम लिखा हुआ है, एनआईसी भी कुछ और नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, वरना ऐसा कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है। अच्छा, सर इन जी सर रिन्यू कैसे होता है सर? सर रिन्यू का मतलब कि टाइम पीरियड कितना होता है इसका? ये कितने किस साल बाद काम बढ़ता है ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है? अच्छा, मैं थोड़ा सा ना, मुझे आवाज़ में डिस्टर्बेंस थी, मेरा ख्याल आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, कितने साल के बाद आपको जी रिन्यू सर, जी कराना सर, होगा। ठीक है, जी अच्छा, सर। देखिए 2006 में एक अमेंडमेंट आई थी, सिंध फार्मेसी काउंसिल, मतलब वो उन्होंने अपने बाय लॉ के थ्रू लेकर आए थे, 5 ईयर का कर दिया है। अब आफ्टर एवरी 5 ईयर यू हैव टू रिन्यू योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल ठीक है आप लोग इंशाल्लाह समवेयर इन अप्रैल, आई गेस इंशाल्लाह अप्रैल में तकरीबन सबको डिग्री मिल जाएगी, तो उसके बाद विद इन 6 मंथ आप अप्लाई करेंगे तो कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, वही 1000 रुपये अभी तक रजिस्ट्रेशन फीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। 6 महीने के बाद फिर पर मंथ कुछ ना कुछ पेनल्टी लगती है, 100 रुपये, 50 रुपये, 200, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। फिर 21 में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फिर 26 में आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर 31 में रिन्यू कराना पड़ेगा, तो इस तरह का सिलसिला रहेगा। और अगर किसी वजह से डिले ठीक हो है सर। जाता है तो फिर पर मंथ फिर मजीद पेनल्टी लगती है। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज़ याद रखिए कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं कभी भी, तो पाकिस्तान से बाहर जब जा रहे हैं तो और वहाँ पर आप फार्मेसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो क्या एविडेंस आप देंगे कि आप फार्मासिस्ट हैं? सिर्फ डिग्री इज़ नॉट द एविडेंस। ठीक है, क्योंकि जितनी दुनिया भर की फार्मेसी काउंसिल्स हैं, अगर वो हर एक डिग्री को यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराते फिरें तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल होता है वो, ये कोर्सेज वगैरह का सारा मसला होता है। तो आसान तरीका ये करते हैं कि कंसर्न फार्मेसी काउंसिल से पूछें कि क्या ये आपके पास रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इस सिलसिले में एक लेटर होता है, लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, फार्मेसी काउंसिल से आपको मिलेगा, रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल काउंसिल से जहां आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, आपने सिंध में रजिस्ट्रेशन कराई, आप सिंध से लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग लेने, और ये आपको दुनिया भर में आप जहाँ पर भी जा रहे होंगे, ये आपका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ ये एक एविडेंस होगा कि आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। क्योंकि देखिए दुनिया भर में, बल्कि इसको मैं और थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि अक्सर जगहों पर जहाँ फार्मेसी का प्रोफेशन प्रॉपरली प्रैक्टिस किया जा रहा है, वहाँ ये मान लिया जाता है कि ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा डिग्री लिया, 15 साल तक, 20 साल तक आप उसी डिग्री की बेसिस पर प्रोफेशन को प्रैक्टिस करेंगे। नो, फील्ड अपग्रेड हुई है, फील्ड में नई एडवांसमेंट आई है, यू शुड बी इन लाइन विद दैट एडवांसमेंट्स। तो उसके लिए रिन्यूअल का तरीका रखा जाता है। रिन्यूअल के दो तरीके होते हैं, या तो टेस्ट होगा या फिर आपके कुछ क्रेडिट्स आपको मिलेंगे कि आपने हर साल या क्वार्टर पे 6 महीने में कुछ ना कुछ सेमिनार्स अटेंड किए हैं, वर्कशॉप अटेंड की हैं, उन सबको शामिल करते हैं, तब जाके फिर आपको रिन्यूअल की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग ये एविडेंस देता है कि हाँ ये एक्टिवली प्रोफेशन में शामिल हैं। पाकिस्तान में चूंकि हमारे पास बदकिस्मती से अभी तक मॉनिटरिंग का कोई तरीका नहीं है, शायद इन फ्यूचर आ जाए, तो अभी हमारे पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो 5 साल का है। तो लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग इस बेसिस पे दिया जाएगा कि आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और हर 5 साल के बाद रिन्यू हो रहा है, तो ठीक है, आपको लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग मिल जाएगा। फीस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2005-6 में 3000 या ज़्यादा ही हो गई होगी इसकी फीस।
पर ये एक ब्रीफ था प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें एक अलग से वीडियो नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक जर्नल सारे जनरल पब्लिक के लिए जितने फार्मासिस्ट हैं उन सबके लिए एक वीडियो बनानी है, उसको ज़्यादा डिटेल होगी उसमें, फिर देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें अभी हैं, या एक वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ एक इंटरेक्टिव सेशन की, उसमें जितना कुछ है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखिएगा, या जो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 27 में हम आ जाएं, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में होना क्या क्या चाहिए बाय लॉ, क्या कुछ मौजूद होगा, इसे जरा गौर से देख लें। एक सर्टिफिकेट पे एक तो ऑफिशियल सील ऑफ द काउंसिल आ गई, स्टैंप लगी होगी, ना सिर्फ स्टैंप होगी और साइन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साइन होंगे। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का साइन नहीं है। तो ये एमसीक्यूज जो होते हैं ना आमतौर पर, उसमें जरा ट्रिकी चीज आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज जॉइंटली साइंड बाय द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। तो ये ख्याल रखिएगा, सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा, वाइस प्रेसिडेंट का सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे नहीं होगा। ठीक, और फिर ये तीन चीजें, तस्वीर लगी होगी, सिग्नेचर होंगे कैंडिडेट के, और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपका एनआईसी में भी होता है, यहाँ पर भी लिखना होगा। अभी तक ऐसा नहीं है कि जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन से एनआईसी पर वही यहाँ पर मेंशन किया जाए, लेकिन किसी भी किस्म की हिच से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सीएनआईसी पे जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखा हो वही आप इधर भी मेंशन कर दें, वरना फिर अलग अलग चीजें होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर ये बात आ रही है कि अगर कॉपी गुम हो जाए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गुम हो जाए, तो क्या दोबारा मिल सकता है? यस, मिल सकता है। रिन्यूअल की इसमें बात नहीं लिखी हुई, क्योंकि 1967 का एक्ट है, 73 में अमेंड हुआ है, जैसा मैंने पहले भी तस्करा किया। 2006 में कहीं जाके रिन्यूअल का सिलसिला शुरू हुआ था कि हर 5 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, इसलिए 5 ईयर का फिगर आपको इस एक्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस 5 ईयर ही की है। क्योंकि उनके जो मिनट्स हैं, मिनट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट होता नहीं है, फार्मेसी काउंसिल के जो मिनट्स होते हैं, अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वेबसाइट में मौजूद है, तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर कर लेता। देखा हुआ है मैंने वो डॉक्यूमेंट, लेकिन चूंकि पब्लिक डोमेन में नहीं, इसलिए मैं अभी शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक और 28 को देखिएगा। 28 में रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट की बात आ रही है। अब ये उस वक्त की बात है जब ये होता था कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक दफा बना तो बस बन गया, लाइफ टाइम उस वक्त वैलिड था। तो क्या जिंदगी भर कोई गलत प्रैक्टिस करता रहे, साउंड माइंड का ना हो, क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वापस नहीं लिया जाएगा? ठीक है, ये सवाल उठता था। तो बहरहाल इसमें इस चीज़ को कवर किया गया है कि अगर किसी किस्म की कॉन्ट्रवेंशन हो रही है, वो A to D आप पढ़ लीजिएगा कि इन वजूहात की बिना पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वापस लिया जा सकता है। प्लस अब वैसे 5 ईयर की कैद लगा दिए, 5 ईयर के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, और बीच में अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो फार्मेसी काउंसिल उसे रिन्यू नहीं करेगी। अच्छा, अब ये 29, ये थोड़ा सा ऐसा है कि जिसे ज़रा थोड़ा सा फोकस करके हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये स्पेसिफिकली बात हो रही है एग्जामिनेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। ये मेरा ख्याल है कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट के जो एग्जामिनेशन है, अप्रूव्ड एग्जामिनेशन हम लोगों ने बात की थी, दो तरीके के होते हैं। एक या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम को ही फार्मेसी काउंसिल एक्सेप्ट कर लेती है एज अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, या फिर अलग से एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अब सेक्शन 29 में जो बात हो रही है, ये उन एग्जाम्स की बात हो रही है जो फार्मेसी काउंसिल खुद कंडक्ट करेगी। यकीनन ये कंडक्ट, और अच्छा बाय द वे मुझे फ्रेंकली बता दें, ये कंडक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोविंशियल काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सेंट्रल काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोविंशियल काउंसिल किसकी? सर प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल काउंसिल। होनी चाहिए। ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट द एग्जाम, और टू अप्रूव द एग्जाम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। तो अब ध्यान में रखिए कि फॉर एग्जाम्पल हम ये समझ लेते हैं कि प्रोविंशियल काउंसिल एग्जाम कंडक्ट करा रही है, ठीक, तो अब उस क्लास से देखें कि करना क्या क्या है। अब ये है कि प्रोविंशियल काउंसिल शैल आफ्टर गिवन नोटिस इन दिस बिहाफ होल्ड एग्जामिनेशंस ट्वाइस इन एवरी ईयर। साल में, मतलब इसको यूं देख लें कि साल में 2 दफे से ज्यादा एग्जाम नहीं होगा। अभी भी आप जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम्स हो रहे होते हैं, आमतौर पर साल में 2 दफा किए होते हैं। अच्छा, इसके अलावा उस प्रोविंस में किस जगह होंगे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर लेगी। सिंध की बात कर रहे हैं, कराची में कंडक्ट करना है टेस्ट, हैदराबाद में करना है, सक्खर में करना है, वो
गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल काउंसिल प्रपोज करेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से परमिशन ले लेगी। अच्छा, इसको जरा सा आप पढ़ें और इसका जरा मुझे बताइए कि इस पूरे का पढ़ के क्या मतलब निकल रहा है। आप में से कोई एक अगर काइंडली इस पूरे टेक्स्ट को, हाईलाइटेड टेक्स्ट को रीड कर दे और बाकी लोग जरा इसको समझ के बताने की कोशिश करें तो जरा आसानी हो जाएगी। कोई भी एक रीड कर दे इसे। Notice of an examination shall be published for a continuous period of not less than 1 week in at least one newspaper in English and one newspaper in the local language, each having wide circulation in the province. ठीक है, क्या मतलब बन रहा है इसका? थोड़ा एक आध मिनट लें, समझें और फिर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जिसने रीड किया है वो ना बताएं, कोई और फिर जरा बताए कि इसका क्या मतलब बन रहा है। सर ऐड दिया जाएगा न्यूज़पेपर के अंदर, एक बिल्कुल ठीक इंग्लिश है। में दिया जाएगा और एक उर्दू में दिया जाएगा या लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा, और कम उर्दू से की, कम एक हफ्ते देखो उर्दू लैंग्वेज, उर्दू की बात यहाँ शायद नहीं लिखी हुई, अगर हम लोकल लैंग्वेज उसको, से मतलब हाँ ठीक है, लोकल लैंग्वेज, ठीक है, सही है। और कम से कम एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा एटलीस्ट, एक हफ्ते का टाइम एड कम से कम एग्जाम से पहले है या जब रिपीट सर करेंगे एग्जाम से उससे? पहले, दोबारा देख सर लें, एग्जाम से दोबारा देख लें, दोबारा देखें। सर एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली पब्लिश किया जाएगा 7 डेज तक आएगा एड। न्यूज़पेपर। नहीं। देखो वर्डिंग तो कुछ ऐसा ही कह रही है, फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 week in at least one newspaper in English and one newspaper in the local language. अपेरेंटली जो वर्डिंग्स हैं, वर्डिंग्स ये कह रही हैं कि ये नोटिस है ना एग्जामिनेशन का, प्रॉपर एडवर्टिजमेंट नहीं है, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन है। वो नोटिस एक हफ्ते तक, 7 डेज तक आप अखबारात में छापते रहेंगे भाई एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हो रहा है। ये 1967 की बात है। अब इसमें अभी कोई चेंज नहीं आई है फ्रेंकली, अभी इस तरीके का रजिस्ट्रेशन का एग्जाम भी नहीं हो रहा। तो जब होने लगेगा फार्मासिस्ट के लिए तो इसमें यकीनन चेंजेस आ जाएंगी। फार्मेसी टेक्नीशियन का इस तरीके का एग्जाम हो रहा है, जब फार्मेसी टेक्नीशियन का इस तरीके के एग्जाम हो रहा है, उनके रेगुलेशंस ही अलग बने हुए। जब रेगुलेशंस अलग बने हुए वहां पर चेंजेस कर दिए, यहाँ पर अभी चेंजेस नहीं आई है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। फेस वैल्यू ऑफ वर्ड्स पर अगर आप जाएं तो यही मतलब बन रहा है कि 7 दिन तक लगातार ऐड आता रहेगा। कम से कम 2 अखबारात में देना है, इससे ज्यादा आप अखबार दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज लिखा है, लोकल लैंग्वेज इससे लिखा है क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जिस प्रोविंस में है वहां पर आप उस लिहाज से आप लोकल लैंग्वेज आप डिटरमाइन कर लें। आप बलूचिस्तान में तो बरावी में आप बरावी अखबार में देंगे, बलूची जबान के अखबार में देंगे। पंजाब में किस लैंग्वेज में देंगे, सिंध में है तो उर्दू और सिंधी को आप लेकर जाएंगे, और सर्कुलेशन की बात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर एप्लीकेशंस, फीस, फीस की बात होगी, फीस बाइलॉ में आ जाएगी। गुड मोरल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। और इसके अलावा मतलब उस वक्त जो भी फॉर्म आएगा प्रोविंशियल काउंसिल की तरफ से, प्रोविंशियल काउंसिल फॉर्म दे देगी, उस फॉर्म के अंदर जितने पर्टिकुलर्स हैं वो आपको फिल करने पड़ेंगे। तो इधर समझने की जो बात थी 29 में, इसको सेक्शन 29 में बस ये बात समझने की है कि अगर प्रोविंशियल काउंसिल कंडक्ट करेंगे तो उन्हें अखबारात में एडवर्टाइज करना है एज पर टूडेज लॉ, और फॉर्म वगैरह खुद डिसाइड करेंगे, फीस कितनी होगी वो भी डिसाइड खुद करेंगे, किस जगह होगा वो डिसाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी है, ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 दफे एग्जाम होगा। क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस नहीं इसलिए इसको जरा कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होगा। सेक्शन 30 को जरा हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू एन एग्जामिनेशन, एन एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू एन एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 29। अब ये क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी? अब किस एग्जाम की बात हो रही है, किस एग्जाम की बात हो रही है? जो आपने सेक्शन 29 में बताया था, और सेक्शन 29 में किस एग्जाम की बात हो रही थी? फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। तो उसके लिए शर्त क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है? पहली चीज तो ये कि 17 साल की एज होनी चाहिए। 17 साल की एज क्यों होनी चाहिए, इस हवाले से कोई चीज जहन में आ रही है आपके? 17 ईयर्स की एज क्यों होगी, लिखा हुआ क्यों है 17 ईयर्स? आफ्टर इंटरमीडिएट होगा।
ये हमने जो बात की थी रजिस्ट्रेशन, ये एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट की बात हो रही है। 17 साल बहुत कम नहीं है? यस सर, बहुत यस कम सर, है। बहुत कम है ये सर। तो ये डिप्लोमा 17, टाइप। हाँ क्योंकि दस देखिए ना, साल जब हम इसको डेफिनेशन में देखेंगे तो डेफिनेशन में रजिस्टर ए और रजिस्टर बी दोनों को फार्मासिस्ट की कैटेगरी में लेकर गए। मैं डेफिनेशन लेकर आता हूँ अभी जरा, एक मिनट पहले हम देख लेते हैं। आप ये देखें सेक्शन कहाँ चला गया, 29, एग्जामिनेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट। और फार्मासिस्ट की जब आपने डेफिनेशन देखी तो फार्मासिस्ट की डेफिनेशन आ रही है रजिस्टर ए और रजिस्टर बी। रजिस्टर ए के अलावा रजिस्टर बी में भी फार्मासिस्ट रजिस्टर होगा। और ये मैं एक्ट टेक्स्ट की बात, ये एक्ट की बात कर रहा हूँ। रजिस्टर बी में कौन आता है? रजिस्टर बी में रजिस्टर लिखे हुए सेक्शन 24 में। रजिस्टर बी में इन्होंने फिर वो रेफर किया 25 को, और 25 में 25 में रेफर किया होल्ड अ डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, और या एग्जामिनेशन इन फार्मेसी हेल्ड बाय प्रोविंशियल काउंसिल। तो इसका मतलब हुआ कि बाय दिस डेफिनेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी भी शामिल हो रहा है। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, आपसे कोई जवाब अगर पूछता है कि यहाँ पर 17 ईयर्स क्यों लिखा हुआ है, 17 ईयर्स तो लॉजिकली बनता नहीं है। फार्मासिस्ट हम अब तक ये कह रहे हैं कि बेसिक डिग्री में फार्मेसी होनी चाहिए, 17 साल में मिलेगी नहीं। तो इसका जवाब कुछ ऐसा बनेगा कि एक तो ये 1967 का लिखा हुआ है, और उस 1967 के एक्ट में फार्मासिस्ट की जो डेफिनेशन है, फार्मासिस्ट आप रजिस्टर ए और रजिस्टर बी दोनों लोगों को फार्मासिस्ट कह रहे हैं। रजिस्टर बी में कौन है? रजिस्टर बी में वो लोग हैं जिनके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी है। डिप्लोमा को आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन बोलते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन के लिए इस वक्त आज की तारीख में पाकिस्तान में मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैट्रिक। मैट्रिक किया वो, और फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स है 2 साल का। मैट्रिक आमतौर पर बच्चा कर लेता है 15 ईयर्स में, और 2 साल अगर कराएं तो 17 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 ईयर्स उस हवाले से बन रहा है। एक एस्पेक्ट ये है। ऑलराइट सर। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आप देखें तो फिर हमें लेबर लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। अभी हम इंशाल्लाह फैक्ट्री एक्ट या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस शुरू करेंगे, तो वहाँ पर लेबर लॉ आते हैं कि आप किस एज में एडल्ट कहलाते हैं बाय लॉ। उससे पहले वो एडोलिसेंट आ जाएगा या चाइल्ड आ जाएगा। चाइल्ड लेबर तो ममनू है, ठीक है, वो तो आप काम ही नहीं करा सकते। और जब एडोलिसेंस की बात करेंगे, या मतलब एडल्ट नहीं है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट पूरी नहीं दे रहे, वर्किंग आवर्स कम है। तो अभी जनरल ये बताओ ना, डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्रीज लॉ पढ़ते हुए। 17 ईयर्स के बाद एडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जब आप प्रोफेशन में आएंगे, प्रोफेशन में आने के बाद जब आपको पूरी जिम्मेदारी मिल रही है, पूरी जिम्मेदारी मिल रही है, फुल टाइम आप जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब आप करोगे, एम्प्लॉय बनोगे, तो वो 17 ईयर्स के बाद ही होगा। मतलब पूरी सैलरी मिल रही है, सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, वर्किंग आवर्स आप पूरे कर रहे हो, ओवर टाइम आपको मिल रहा है। तो उधर से भी कवर किया है 17 ईयर्स। क्योंकि 16 ईयर्स में अगर आप करा देंगे जॉब, तो उसको पूरी मिलेगी नहीं, या पूरे राइट्स नहीं मिलेंगे, या जो एम्प्लॉयर है उसका नुकसान होगा। तो एडल्ट की कैटेगरी में डालने के लिए 17 ईयर्स पूरे होने चाहिए। तो ऐसे इस तरीके से दो एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि ये बात करना 1967 की एज का एज सच उस वक्त प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं थी। तो अभी हो गया ना, मेरा ख्याल है 97 98 में कहीं, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कम से कम मैं उस वक्त मैट्रिक कर चुका था। एज लिमिट आई थी कि 14 ईयर्स, 13 ईयर्स की तकरीबन थी, 13.5 या 14। इससे पहले 9th का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, 9th पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले तो ये कंडीशन नहीं थी, तो लोग 13 ईयर्स 14 ईयर्स में मैट्रिक भी कर लेते थे। तो एक तीसरा एस्पेक्ट ये वो था कि जब एज नहीं थी, लोग पहले भी कम उम्र में भी मैट्रिक कर रहे होते थे। तो 17 ईयर्स की ये सिग्निफिकेंस है। अगर कभी भी आपसे कोई पूछे फील्ड में कि 17 ईयर्स की क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप इसको लेबर लॉ से लिंक कर दीजिएगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा। दूसरा, फिर आप ये डिप्लोमा वाली पूरी स्टोरी लिंक कीजिएगा कि डिप्लोमा के लिए, फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैट्रिक, और मैट्रिक उमूमी तौर पर 15 ईयर्स में हो जाता है, 15.5 में। तो फार्मेसी टेक्नीशियन अगर तरीके से करेगा, इमीडिएटली आफ्टर द वेरी नेक्स्ट डे ही भी अगर शुरू करे, तब भी 17 ईयर्स उसे कंप्लीट हो चुके होंगे। इससे पहले मुश्किल। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी शर्त बन रही है, मैट्रिक उसने पास किया हो। ठीक,
मैट्रिक के ऊपर वो सब्जेक्ट्स आ गए, जनरल साइंस है। और अप्रेंटिस, अगर ये अप्रेंटिस है, ये रजिस्टर सी की बात हो रही है मेनली, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये अप्रेंटिस की जो बात हो रही है, अगर रजिस्टर सी में जाना चाह रहे हैं और या डायरेक्ट आप एग्जाम देना चाह रहे हैं रजिस्टर सी में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अप्रेंटिस के तौर पर आपने काम किया हो 2 साल, मतलब डिप्लोमा नहीं है आपके पास, ये उस वक्त की बात आ रही है। सी में जो बात लिखी है ये उसकी बात है जब आपके पास डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आप अप्रेंटिस के तौर पे काम कर रहे हो, रजिस्टर सी में अपने आप को आपने रजिस्टर कराया हुआ है, एंड नाउ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ बाय रजिस्टरिंग इन रजिस्टर बी, तब उस वक्त शर्त ये है कि अप्रेंटिस के तौर पर आपने 2 साल काम किया हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज है। फिर जी सर तो मैट्रिक रिक्वायर्ड नहीं होगा इसके अंदर, तो कैटेगरी जो सी जो है इसके अंदर। जी मैट्रिक भी है, ये कंटिन्यूशन है, ये कंटिन्यूशन में ठीक देखें, एक शर्त ये आ रही है, पहले ये पूरी होगी, ये सीक्वेंस में, ये असल है, में इसमें देखें यहाँ पर और नहीं लिखा हुआ एंड में ना, सेमी कॉलन है, सही है। सेमी कॉलन है, ये कंटिन्यूशन में आ रहा है, बल्कि यहाँ पर आप देखिएगा ये एंड लिखा हुआ है, यहाँ एंड लिखा हुआ है। तो ये 2 चीजें शामिल होंगी, 17 साल की एज भी होनी चाहिए, मैट्रिक भी होना चाहिए, और अगर उसके पास डिप्लोमा नहीं है, वो अप्रेंटिस है और वो रजिस्टर बी में अपने आप को रजिस्टर कराना चाह रहा है, तो अप्रेंटिस के तौर पर उसने 2 साल काम किया हो। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरीके से अगर हम 31 को देखें, सेक्शन 31, सेक्शन 31 है प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस है विदाउट रजिस्ट्रेशन। अब अगर आप अपने प्रोफेशन को विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एंटीबायोटिक सेल कर रहे हैं रिटेल ड्रग स्टोर पे और आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये इस किस्म की प्रैक्टिसेस को मना किया गया है। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी शायद इधर मेंशन नहीं की गई है, या मेंशन की गई है। देखिए एक तो चीज आ गई, ये बात आपको पता है, practice as a pharmacist unless he is registered pharmacist, एक चीज, and displays a certificate of registration in a place within the premises where practice। ठीक है, ये जो आपने सेल ऑफ ड्रग पढ़ा था तो इसमें आपको बड़ा क्लियरली पता था कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट परमानेंटली प्लेस होगा। इसी तरीके से जिसने एम्प्लॉय किया है वो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को प्लेस करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फार्मेसी एक 9667 ये कहता है कि इस सूरत में पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, या फाइन है, या बोथ, दोनों चीजें अप्लाई हो सकती हैं। तो पेनल्टी आपको सिर्फ एक जगह मिल रही है, वो ये कि अगर आप फार्मेसी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड योरसेल्फ, तो यहाँ पर फार्मेसी एक्ट में ये प्रोविजन है कि आपको 6 महीने तक की सजा सुनाई जा सकती है। ठीक, तो पूरे एक्ट में जो हम देख रहे थे ना, अभी हमने कहा था कि इसमें पेनल्टी का तस्करा नहीं है, पेनल्टी का तस्करा यहाँ पर तो आ गया कि इसको आप इस तरीके से ले लें कि कोई एक ऐसा बंदा है जो हो इज ए इम्पोस्टर ना, who is purporting to be a pharmacist, कह रहे हैं कि मैं फार्मासिस्ट हूँ बट ही इज नॉट अ फार्मासिस्ट, और वो फार्मेसी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है, ये उस हवाले से बात है। आप लोग के पास तो रजिस्ट्रेशन होगी, एटलीस्ट यू आर एलिजिबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, तो अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, रजिस्ट्रेशन के बाद ठीक है, सही है, आप अपनी प्रैक्टिस करें। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर 2 चीजें होंगी, एक चीज होगी, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोमिनेंटली किसी जगह पे लगाना पड़ेगा ताकि कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आता है तो उसे ये चीजें मालूम हो। अब जिसकी कमी है इसमें हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि अगर आपको फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे भी देखें तो एक लंबी लिस्ट है इंस्टीट्यूशंस की, एनओसी से आप लिस्ट देखें कितनी लिस्ट है, 50+ इंस्टीट्यूशंस है पूरे पाकिस्तान में जो एनओसी पे काम कर रहे हैं। अगर तो कोई बगैर किसी रिक्वायरमेंट पूरी किए फार्मेसी एजुकेशन देना शुरू कर दे, लोगों को धोखा दे, ठीक है, तो उसकी क्या सजा है? उसकी पूरी की सजा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हवाले से यहाँ नहीं लिखी हुई, ये एक लैकिंग है, इसे हमें मजीद डिस्कस करना है। अच्छा, मीटिंग का टाइम तकरीबन एंड हो गया और ये यहाँ पर एक्ट भी तकरीबन एंड हो गया। मैं नया लिंक शेयर कर रहा हूँ, हम इस डिस्कशन को मजीद बढ़ाते हैं। 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं इस एक्ट में, इसे डिस्कस करने के बाद रजिस्ट्रेशन को हम देखते हैं कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशन अगर आप इस्टेब्लिश करेंगे तो कितने विजिट्स होते हैं आज की तारीख में। ठीक है, हम इसे कंटिन्यू करते हैं, मैं लिंक शेयर करता हूँ। Okay.